हम्म, समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी गई जिसका समाजीकरण किया जा चुका था, मतलब जो उन्हें बांट दी गई थी। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। तो शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू हुई, मतलब एक जगह से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जाएगी शासन के लिए। अफसर इस बात को हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। जो इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग होती है, पंचवर्षीय योजना, वो भी रशिया के इस एग्जाम्पल से ही हम लेके आते हैं। इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू करी। पहली 2 योजनाओं, मतलब 27 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। मतलब इस दौरान कोई भी चीज़ों के वस्तु में कीमतें समान रहेंगी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। आर्थिक विकास हुआ रशिया में, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर भी, नए नए इंडस्ट्रियल सेंटर भी बसने लगे। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। कार्य स्थितियों का मतलब है कि सिचुएशन उनकी खराब होने लगी। मैग्नेटोगॉर्स्क शहर के एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। मतलब यही कार्य स्थिति के मैं बता रहे हैं कि कार्य स्थिति जो लोगों के कार्य करने की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने भी लगी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोगों चौथी मंजिल से उतरकर सड़क पर दौड़कर जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन काफ़ी बेकार थी उन लोगों के लिए। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, मतलब प्रोग्रेसिव शिक्षा व्यवस्था, और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतज़ाम किए गए। ये एक अच्छी बात कही जाएगी कि यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को भी पढ़ने का पूरा मौका दिया जाता था, विश्वविद्यालय तक उनको भेजा जाता था। ये कुछ पिक्चर्स हैं। महिला कामगारों के बीच के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ, क्रीश जिसको बोलते हैं, बच्चों को रखने के लिए जब वो काम कर रही हों, तो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए भी लोग रहते हैं। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। सभी को इनका फ़ायदा एक तरीके का नहीं मिला। किसी को कहीं पे ज़्यादा मिला, किसी को कहीं पे कम मिला। अब स्टालिनवाद और समूहीकरण नियोजित। अब लेनिन के बाद जो नए नेता हैं उनका नाम था स्टालिन। स्टालिन से ही आया है स्टालिनवाद, स्टालिनिज्म। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। जो खेती में सामूहिकरण हुआ उसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी थीं। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब अनाज की कीमतें फिक्स हो गई तो उसमें प्रॉफिट हर साल नहीं मिलता था। एक पहले से ही जो रेट सरकार ने बता दिया है उसी पर ही बेचना पड़ता था। लेनिन के बाद पार्टी की कमान स्टालिन ने संभाली और निपटने के लिए कई कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमतें बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। स्टालिन को लगा कि लोग जो बड़े किसान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना जमा कर रहे हैं अनाज को, ताकि वो बाद में जब स्थिति में पैसा बढ़ाया जाएगा तब बेचेंगे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया गया। सट्टेबाजी मतलब बेटिंग कि रेट कितने बढ़ते जाएंगे, और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने
अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारे। अब कुलक क्या है? कुलक वो बड़े किसान कहा था। रशिया में कुलक बड़े किसानों को कहा जाता था। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों का सामूहिकीकरण कर दिया गया, मतलब और उनको जोड़ दिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी है इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे, सामूहिकीकरण मतलब छोटे छोटे खेतों को जोड़ दिया जाएगा और वो सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाएगा और वो कुछ लोगों को वहाँ पे काम करने को देगी और काम के अनुसार उनको उतना उसमें से वेतन मिला करेगा। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब छोटे खेतों पर आप आधुनिक उपकरण नहीं कर सकते, आप ट्रैक्टर उतना नहीं चला सकते। हर खेत अलग अलग साइज़ के होने से ये दिक्कतें होती हैं। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर करने के लिए कुलकों का सफाया करना, जो बड़े किसान थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको हटाना बहुत ज़रूरी था। किसानों में ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी माना गया। ये सब स्टालिन के टाइम पे हुआ ताकि खाने की कमी ना हो। इसके बाद भी स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत, जिसको कोलखोज के नाम से जाना जाता है, में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो समाज सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए जाते थे। मतलब यहाँ पे ज़मीन और जो ज़मीन पे जितने भी तरह के उपकरण किए जाते थे उनका सामूहिकीकरण किया जाता था। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम पर करने जाते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था। जो भी प्रॉफिट होता था सारे खेतों को मिलाकर वो किसान आपस में बांट लिया करते थे। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वह अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। वे अपने ही जानवरों को मार देते थे क्योंकि जो फ़ायदा हो रहा है वो सरकार का होने लगा था। जो मजदूर थे वो इससे नाखुश थे। 1929 से 31 के बीच में मवेशियों की संख्या में 1/3 कम हुई। मतलब 1/3 मवेशी मतलब जो लाइफ स्टॉक है, जो जानवर हैं वो मार दिए गए। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा भी दी जाती थी। बहुत सारे लोगों का निर्वासन या देश निकाला मतलब कहीं पर भेज देना या देश से ही निकाल दिया जाता था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों को कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं मिली। मतलब कुछ फ्रीडम तो थी, कुछ स्वतंत्र किसान भी थे, लेकिन वो अभी भी इस चीज़ से खुश नहीं थे। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। ये सब सामूहिकीकरण होने के बाद भी जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो उसमें बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 30 से 33 के बीच में फसल खराब होने के कारण सोवियत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन से पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करें। अब पार्टी में ही लोगों ने इस प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो भी तरह के कार्य चल रहे थे, पॉलिसीज चल रही थी, उसका आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरीके के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया। तो जो भी स्टालिन के खिलाफ आवाज़ उठाता था या उनको साजिश का एक हिस्सा मान लिया जाता था और उन्हें जेल में या श्रम काम करने वाले क्षेत्रों में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनाने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए थे कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया। कई बारों को ऐसा फोर्सफुली भी लिखवाया गया कि वो समाजवाद के विरोध में हैं और एक साजिश रच रहे हैं फोर्सफुली।
और इसी आधार पर उन्हें मार भी दिया जाता था। इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे, इसमें से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स भी थे। अब रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, मतलब विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरीके से सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी, मतलब हर कोई उनके सपोर्ट में नहीं था। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद, मेहनत कश मतलब काम करने वाले लोगों के आधार पर एक राज्य की स्थापना से लोगों के बीच में एक नई उम्मीद जागी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। बोल्शेविकों ने उपनिवेश की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित, जितने भी गुलाम देश थे, ब्रिटेन के, फ्रांस के या पुर्तगाल के या फ्रांस के, उन लोगों के जो उपनिवेश देश थे, जो गुलाम देश थे, वहाँ के लोगों ने भी रशियन रेवोल्यूशन की खबरें पढ़ पढ़ के अपने आप को प्रोत्साहित किया कि वो भी बदलाव अपने देश में ला सकते हैं। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों ने प्रतिनिधियों के कांग्रेस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों के द्वारा बनाए गए कॉमिटम, एक सोसाइटी है, बोल्शेविकों समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, तो एजुकेशन के भी रास्ते खोले गए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। 1939 की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोगों को यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ का शासन शैली रूसी क्रांति के आदेशों के अनुरूप नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि जो रशियन रेवोल्यूशन के आदर्श थे वो शासन के साथ में मैच नहीं कर रहे थे। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, कुछ न कुछ कमियां थी। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, लेकिन इसी क्रांति के कारण एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन गया था। उनके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह के आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जाता। दमनकारी मतलब काफ़ी फोर्सफुली काम किया जाता था। दमनकारी मतलब प्रेशर करके लोगों से वो परियोजनाओं को कार्य किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। अब 20वीं शताब्दी के अंत में धीरे धीरे इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अब भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, जो भी आइडियाज़ थे उसका अभी भी वहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विभिन्न प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग देशों में अलग अलग विचार थे।